बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे गज़ल का पाकिस्तानी दौर। ये है 56-15 56 15 56-15 कोर्स कोड है ओपन यूनिवर्सिटी का, एमए का। चूँकि इस ग्रुप में मोस्टली एमए के ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, इसलिए सर ने मुझे कहा था कि आप यही लेक्चर शेयर करती रहें। अगर आप लोगों को कोई दुश्वारी है, मतलब आपने ये कवर किए हुए हैं ऑलरेडी, तो मुझे आप बता दीजिएगा, मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। ये चैप्टर तो बहुत बड़ा है। मैं अगर एक चैप्टर को पूरा पढ़ने बैठ जाऊँ और समझाने बैठ जाऊँ, आपने भी उकता जाना और आपको कुछ समझ नहीं आना, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। सो मैंने इसमें से इसके जो निचोड़ की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और मैं एक चीज़ आपको मशवरा दूंगी कि आप लोगों ने शॉर्टकट में नहीं जाना। छोटी सी बुक्स होती हैं, उनको डिटेल से पढ़ें, समझ के पढ़ें, ताकि डिग्री लेने के बाद आप कोई जॉब भी हासिल कर सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। उर्दू गज़ल के बारे में है ये चैप्टर, और इसमें से पेपर में एक ना एक सवाल लाजमन आता है। पास्ट पेपर्स उठा के देख लें, कोई ना कोई सवाल इस चैप्टर में से लाजमी आया हुआ होगा। गज़ल का जो मतलब है, ये लास्ट ईयर पीपीएससी के टेस्ट में भी आया हुआ था कि गज़ल का क्या मतलब है। गज़ल का मतलब है औरतों से बातें करना। गज़ल का लुग़वी मानी है औरतों से बातें करना, और गज़ल के इस्तिलाही मानी है औरतों के मुतालिक बातें करना। गज़ल से मुराद वो दर्दनाक आवाज़ भी है जो हिरन के मुंह से उस वक्त निकलती है जब उसे शिकारी कुत्ते उसका पीछा कर रहे होते हैं, यानी दर्दनाक आवाज़। क्योंकि इसलिए गज़ल के यही मानी है दर्दनाक आवाज़ के, तो इससे शायरी, गज़ल में ऐसी शायरी शुरू में की जाती थी जिसमें दर्द हो, जिसमें ख़वातीन से इश्क व मोहब्बत हो। बस इसी टॉपिक तक महदूद थी गज़ल तक, यानी इश्क व माशूक़ी की शायरी और दर्द की शायरी, दुख, तकालीफ, बेवफाई वगैरह का जिक्र। मगर हाल ही ने इसमें मज़ीद इजाफे की और ज़िंदगी के बाकी तमाम मौज़ूआत, मसलन सियासत, माशरत, अखलाक, तमद्दुन, सकाफ़त वगैरह को गज़ल में शामिल किया था। इसके अलावा गज़ल से लफ्ज़ों की आराइश और तोड़ मरोड़ के बजाय हाल ही ने सादगी, असलियत और खुलूस को अच्छी शायरी की खसूसियत के तौर पर पेश किया था। ये भी पीपीएससी के लास्ट ईयर के टेस्ट में आया हुआ था कि हाल ही ने गज़ल की कौन सी खसूसियात बताई हैं, सादगी, असलियत और खुलूस। अच्छी शायरी में इमायत, इशारियत, रमजियत वगैरह का काफ़ी अमल दखल होता है, यानी इससे शायरी में हुस्न पैदा होता है। मैं आपको बताती चलूँ कि इमायत क्या होता है और रमजियत क्या होता है। शायरी में इमायत से मुराद कलाम में वाक़ियात व वारदात वगैरह पर महज फ़िक्री इशारे देकर आगे बढ़ जाना। इसका मुख्तसर अल्फाज में आपको आसान अल्फाज में बताऊँ कि मुख्तसर अल्फाज में गहरी बात करना शायरी में जो होता है वो इमायत कहलाता है। रमजियत से मुराद मुसव्वरी या शायरी या किसी भी कलाम में रमजियत से मुराद अशिया व ख़यालात वगैरह को असली रंग में पेश करने की बजाय इशारों के नायों से बताना किसी भी बात को। और रमजियत का रिवाज उस वक्त पड़ा था जब जुल्म व जबर का दौरा था। हक बात कहने की पादाश में सूली लटका दिया जाता था या पाबंद सलासल किया जाता था, तब रमजियत यानी इशारियत में शायरी करने लग गए थे शुरा कराम। अच्छा, हाल ही के बाद जदीद गज़ल की रिवायत को अकबर अल्लाबादी ने ज़िंदा रखा था। ये मैं सारों का निचोड़ और इम्पॉर्टेंट नोट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लें। हाल ही के बाद अकबर अल्लाबादी ने इसे ज़िंदा रखा था जदीद गज़ल को, लेकिन उनकी गज़ल सिन्फ की पाबंदियों से इस कदर किनारा कश हुई कि बाज़ लोगों ने कहा इसे गज़ल कहना ही नहीं चाहिए, ये गज़ल नहीं है, यानी गैर फसी और भद्दे अल्फाज का इस्तेमाल। लेकिन उन्होंने गैर फसी और भद्दे अल्फाज का इस्तेमाल इस तरह किया है कि कहीं कहीं उनकी शायरी में हुस्न पैदा होता है। मुझे वैसे अकबर अल्लाबादी की शायरी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अगर मैं अपनी पसंद नापसंद पे उन पर तनकीद करूँ ये बेजा होगा। खैर, उनकी इसी तरह की एक शेर जो मेरे जहन में है वही शेयर कर दूँ। और मैंने सिर्फ एक ही यही शेर याद किया था इंटरव्यू के लिए उनका, क्योंकि जो शायरी मुझे पसंद नहीं है वो मुझे याद करने को दिल ही नहीं करता। सैयद उठे जो गज़ट लेके तो लाए लाखों, शेख कुरआन दिखाते फिरे पैसा ना मिला, यानी बेतुके अल्फाज से उन्होंने शायरी की है। क्लासिकी शायरी, उर्दू शायरी का अहद ज़री, अमीर खुसरो का ज़माना और दक्कनी दौर, ये सारे आपने यकीनन पढ़ चुके होंगे, तभी आप 56-15 के पाकिस्तानी गज़ल के दौर को पढ़ रहे हैं। अगर उनमें से कोई दुश्वारी है तो मुझे बताइएगा, मैं वो भी डिटेल से शेयर कर दूंगी एक लेक्चर में। हाल ही ने जदीद गज़ल को रिवाज दिया था। इसी तरह अगर जदीद उर्दू नज़म को देखा जाए तो जदीद उर्दू नज़म अंजुमन पंजाब की तहरीक की वजह से परवान चढ़ी थी, जिसमें हाली और मोहम्मद हुसैन आज़ाद पेश थे।
जदीद नज़म में पाबंद नज़म, नज़म मुअर्रा, नज़म आज़ाद और नसरी नज़म शामिल हैं। आई होप इनका आपको पता होगा, नहीं पता तो ये ग्रामर वगैरह की और डेफिनेशंस की एक लेक्चर अलग से शेयर कर दूँगी। नज़म गोशोरा में शिबली नोमानी, इकबाल, इस्माइल मैठी, अकबर इलाहाबादी, वहीदुद्दीन सलीम, हसरत मोहानी, नज़ीर अकबर आबादी, ज़फ़र अली ख़ां, आरज़ू लखनवी, असगर जिगर, फ़िराक गोरखपुरी, इसके अलावा हफ़ीज़ जालंधरी हो गए और हामिदुल्लाह अफसर, अख्तर शिरानी, अली सरदार जाफरी और माहिर अल कादरी वगैरह जैसे बड़े नाम शामिल हैं। जदीद नज़म गोशोरा में अगर देखा जाए तो नासिर काज़मी, फ़िराक और अख्तर शिरानी जो हैं इनका मौजू मोहब्बत था। इन तीनों का आपको यानी कि एक ही मौजू से रिलेटेड तमाम शुरा को मैं अलग अलग बता देती हूँ। अख्तर शिरानी, नासिर और फ़िराक की नज़मों का मौजू था मोहब्बत। जदीद नज़म का इर्तिका चूँकि पाकिस्तान बनने के बाद ही हुआ था और इसके कौन कौन से अदवार हैं ये भी मैं शॉर्ट बता देती हूँ। 1857 के बाद वैसे तो इसका इर्तिका हुआ था, इससे पहले नज़म मिलती ज़रूर है जैसे हातिम और जाफ़र ज़रली की नज़में, मगर सही मानों में नज़म का बाकायदा आगाज़ नज़ीर से ही होता है। अवाम के नुमाइंदा शायर नज़ीर अकबर आबादी ने रोटी, कपड़ा और मकान की बात की, अवाम के लोकल चीज़ों के और लोकल हालात को मौजू बनाया। इसलिए 1857 के बाद आज़ाद और हाली की वजह से भी नज़म को तरक्की मिलती है। जदीद नज़म को वैसे तो नज़म का बाकायदा आगाज़ नज़ीर अकबर आबादी से होता है, लेकिन 1857 के बाद आज़ाद और हाली की वजह से जदीद नज़म और जदीद नज़म को अंजमन पंजाब में आज़ाद और हाली ने जो मुशायरे किए थे उनकी वजह से तरक्की मिलती है। उसके बाद रोमानियत पसंदों के यहाँ नज़म आ जाती है, जिनमें अख्तर शिरानी, हफ़ीज़, अज़मतुल्लाह ख़ान और जोश काबिल ज़िक्र हैं। पहले 1857 नज़म पहले नज़ीर अकबर आबादी से शुरू होती है, उससे पहले तो थे जाफ़र ज़रली और हातिम वगैरह जैसे नाम, लेकिन बाकायदा तौर पर नज़ीर से शुरू होती है। फिर 1857 ये सीरीज़ आपने जहन में रखनी है ताकि आपको आसानी हो। फिर 1857 के बाद मोहम्मद हुसैन आज़ाद और हाली के अंजमन पंजाब के मुशायरों से रिवाज पड़ता है। उसके बाद रोमानियत का दौर, फिर रोमानियत के बाद तरक्की पसंद तहरीक का दौर होता है। इनमें तरक्की पसंद तहरीक में अहमद नदीम कासमी, साहिर, मजाज, फैज़, फराज वगैरह शामिल हैं। इसके बाद हल्का अरबाब ज़ौक़ की नज़म आती है, इनमें मीरा जी और नून मीम राशिद काबिल ज़िक्र हैं और पेपर में इन पे सवालात भी आए हुए होते हैं। खैर हमारा मेन टॉपिक है पाकिस्तानी नज़म 1947 के बाद, तो इसमें रोमानियत नहीं आएगा, इसमें तरक्की पसंद तहरीक, हल्का अरबाब ज़ौक़ और जदीद शोरा का रुझान आते हैं। तरक्की पसंद तहरीक क्या थी? नाम से ही ज़ाहिर है तरक्की पसंद तहरीक के मकासद में इस्तेहसाल और जुल्म की मजम्मत की गई थी। मसावात और समाजी इंसाफ और गुर्बत व अफलास के शिकार लोगों के हुकूक के लिए आवाज़ उठाना तरक्की पसंद तहरीक में, इसके अलावा रूमानी और इनकलाबी कदरों का भी रुझान मिलता है। और इससे वाबस्ता शोरा में वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अहम फैज़, जोशमली आबादी, अहमद नदीम कासमी हैं, उनका मैं बता दूँ उनकी शायरी के मौज़ूआत क्या थे। जोशमली आबादी जो हैं उनका तखल्लुस से ही ज़ाहिर होता है, उनकी रोमानी और इनकलाबी शायरी है, यानी उनकी शायरी में जोश है, गरज है, जोश जज्बा है। फैज़ भी रोमानी और इनकलाबी शायर हैं। अहमद नदीम कासमी ने पाबंद, मुअर्रा और आज़ाद तीनों किस्म की नज़में लिखी हैं, लेकिन पाबंद नज़म पर ज़्यादा तवज्जो दी है। इनकलाबी रुझान काफ़ी मजबूत है और उनकी नज़मों में हमें पूरी पाकिस्तानी तारीख़ मिलती है। इंसानी मसाइल और इंसानी अज़मत उनकी नज़म के मौज़ूआत हैं। उनका एक खूबसूरत शेर मेरे जहन में आ गया है। ये सारे जो मैं नोट्स शेयर कर रही हूँ ये मैंने अपने इंटरव्यू और टेस्ट की तैयारी के लिए याद किए थे, तो मेरे जहन में है ये। खुदा खालिक से ही मखलूक के पास, रसूल आए खुदा अब तक ना आया। उसके बाद मुस्तफ़ा ज़ैदी हैं, तरक्की पसंद शायर तो नहीं है, मगर इनकी कुछ शायराना खसूसियात की वजह से ये तरक्की पसंद शोरा के करीब हैं। मोहब्बत के अलावा समाज की बेअतदालियों के शिकवे मिलते हैं इनके यहाँ, और कतील शिफाई हैं। फिर वो रोमानी और इनकलाबी दोनों रुझान मिलते हैं उनकी शायरी में। अहमद फराज हैं, उनकी गज़ल के मुकाबले में नज़म काफ़ी मजबूत है। रोमानी और इनकलाबी दोनों रुझान मिलते हैं। रोमानी यानी मोहब्बत से मुतालिक और इनकलाबी यानी इनकलाब से मुतालिक, तब्दीली का कुछ ऐसा करना जिससे मुकम्मल तौर पर तब्दीली पैदा हो, रुख बदल देना इनकलाब कहलाता है।
خاص طور پر پاکستان کے مختلف المیہ احمد فراز کی شاعری کا حصہ ہیں. میرے خیال میں آج تک اتنا کافی ہے. مجھے تو مسئلہ نہیں ہے پڑھا دینے میں، لیکن آپ لوگوں کے سر کے اوپر سے نہ گزر جائے اس لیے شارٹ شیئر کرتی ہوں. کل انشاءاللہ ہلکا ارباب ذوق وغیرہ کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. اللہ حافظ.